नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले भागलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। आलू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भागलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आलू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कारोबारी गौतम कुमार की हत्या कर दी गई है। सुल्तानगंज सब्जी मंडी में मारी गई है गोली। तो भागलपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आलू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और मृतक का नाम गौतम कुमार बताया जा रहा है। सुल्तानगंज सब्जी मंडी की ये घटना है, जहां गोली मारी गई है। इधर जहानाबाद में कैदी की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने NH 110 को नेहलपुर के पास लोगों ने जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। दरअसल औरंगाबाद के दाऊदनगर जेल में कैदी की मौत हो गई थी। मृतक रत्नी प्रखंड के सरता गांव का रहने वाला था। कैदी की मौत से गुस्साए लोगों ने नेहलपुर के पास सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। जाम हटाने पहुंची पुलिस से भी ग्रामीण भिड़ गए और वहीं भागने के दौरान एक महिला हवलदार की मौत हो गई। ट्रक से टकराकर महिला हवलदार कांति देवी की मौत हो गई। गोविंद मांझी है और उसके अरेस्टिंग मद्यनिषेध की कार्रवाई के दौरान जो है हुई थी और उसमें उस कार्रवाई में उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहाँ औरंगाबाद मंडल कारा में उसकी डेथ हो गई। उसको लेकर के यहाँ पर सड़क जाम करके की गई थी और उसमें जनता काफ़ी उग्र हो गई और समझाने बुझाने के क्रम में भी रोड़ेबाजी वगैरह करने लगी, जिससे बहुत सारे पुलिसकर्मियों को चोट आई, बहुत सारे वाहनों को क्षतिग्रस्त हुआ। और समस्तीपुर नाव हादसे का अपडेट आपको बता दें। लापता 7 में से 6 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं एक की तलाश जारी है। तो समस्तीपुर नाव हादसे का अपडेट आपको बता रहे हैं। लापता 7 लोगों में से 6 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है, एक की तलाश जारी है। अब भी NDRF की टीम बागमती नदी में सर्च अभियान चला रही है। मृतकों के आश्रितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है और आश्रितों को दिए जाएंगे करीब 4-4 लाख रुपए। और समस्तीपुर नाव हादसे पर विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही वाटरवेज बांध से लेकर नमापुर तक सड़क को ऊंची किया जाएगा और पुल का भी निर्माण किया जाएगा। नमापुर में जो नाव हादसा हुआ है उस पर मैं गहरी दुख व्यक्त करता हूँ और चूंकि वहाँ के आम जनता की पुल की मांग थी तो पुल स्वीकृत हो चुकी थी। कोरोना काल था जिसके कारण विलम्ब हुआ। बाढ़ के बाद हम पुल का भी शिलान्यास करेंगे, कार्यक्रम होगा और बांध से लेकर के नामापुर को ऊंचा करके शांति नदी पर भी पुल बनवा करके उसको जोड़ेंगे, जिससे कि घटना जो बार बार होती है घटना से निजात पाएँ हम लोग। और अगली खबर भोजपुर के बड़हरा से है, जहां एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स खुलेआम देशी महुआ शराब की बिक्री कर रहा है। सड़क के किनारे खुलेआम शराब बेचते हुए ये वीडियो बड़हरा प्रखंड के सिन्हा OP क्षेत्र के गजियापुर स्टैंड के पास का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स शराब खरीदता हुआ दिख रहा है। वहीं आसपास कई लोगों की चहलकदमी भी देखी जा सकती है। और हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि स्थानीय पुलिस नहीं कर रही और न्यूज़ 18 भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अब पटना में प्रदूषण की समस्याएं पुरानी बात हो जाएंगी, क्योंकि आज से यहां हाईटेक शुरुआत हो गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार को 2 बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों के लिए 350 एम्बुलेंस की चाबी ड्राइवरों को दी है। वहीं राजधानी पटना के लिए उन्होंने 50 सीएनजी बसों की शुरुआत की है। पटना में उन्होंने इसकी शुरुआत की और सीएनजी बसें राजधानी के अलग अलग रूटों पर चलेंगी। और आप 2 तस्वीरें इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां सीएम ने उद्घाटन किया है और सीएम ने सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाई है। बता दें कि बिहार को 350 एम्बुलेंस की सौगात दी है। आज सीएम ने उद्घाटन किया इसका। वहीं दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम ने सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएनजी बसें, गाड़ियां। बसों की शुरुआत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इससे राजधानी को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, वहीं लोगों को आने जाने की सुविधाएं होंगी। ये काम किया गया है, इससे प्रदूषण नहीं हो सकता है और लोगों को सुविधा होगी और हर प्रकार की सुविधा आप जानते हैं। पिछली बार भी बताया गया था जो इलेक्ट्रिकल बस था और आज भी जो बस का शुरुआत किया गया है, इसमें भी हर तरह की सुविधा है। लोगों के बैठने की सुविधा है और लोगों के प्रोटेक्शन का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। ये सब बस पटना में आज से नए 50 सीएनजी बसों के परिचालन शुरू होने के बाद सरकारी डीजल बसों के परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक लग गई है। परिवहन निगम कार्यालय से स्क्रीन के माध्यम से सीएनजी बसों की मॉनिटरिंग की जा रही है और निगम के प्रशासक खुद बसों के परिचालन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासक की माने तो जल्द ही पटना को 40 और नए सीएनजी बसों का तोहफा मिलेगा। परिवहन निगम कार्यालय से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। पटना में आज से 50 नई सीएनजी बसें सड़कों पर दौड़ने लगी है तो यात्रियों का सफर भी आरामदायक हो गया है। सीएम नीतीश कुमार की हरी झंडी दिखाए जाने के बाद अब यात्री बस का लुत्फ उठा रहे हैं और देखिए इस वक्त ये स्क्रीन लगे हुए हैं। ये है परिवहन निगम कार्यालय, जहां से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी बस किस रूट में है, बस स्टैंड में है या फिर बस में कितने यात्री सवार हैं, तमाम चीजों की मॉनिटरिंग यहां से की जा रही है। और देख सकते हैं इस वक्त ये बांकीपुर बस स्टैंड है और वहां से जो बसें लगी हुई है उसकी सीधे जो है निगहबानी परिवहन निगम कार्यालय से हो रही है। हम प्रशासक हैं श्याम किशोर, उनसे ही बात करते हैं। सर, एक बड़ी सौगात दी गई है आज पटना वासियों को, क्या खासियत है और कुल कितनी बसें अब पटना में हो गई? आज के लिए, बिहार के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50 बसें तो आज माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय परिवहन मंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इससे पहले भी 20 बसें पहले से चल रही थी, तो 70 बसें हो गई। 25 बसें हमारी इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये सभी प्रदूषण मुक्त गाड़ियां हैं, तो 95 बस हो गई। और अभी हम लोग सितंबर तक या अक्टूबर में 2 अक्टूबर तक हम लोगों का लक्ष्य है कि 40 नई सीएनजी बसें लाने की, जिसमें 20 बस जो है वो दिव्यांग जनों के लिए भी स्पेसिफाइड है। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, निविदा की प्रक्रिया चल रही है। इस बस की विशेषता यह है कि इसमें देखा जा रहा है इस मॉनिटरिंग सिस्टम में कि 3 जो है कैमरे लगे हुए हैं, एक बाहर में है, 2 अंदर में है। पैनिक बटन लगा हुआ है और इसकी यात्रा वही रखी, इसका किराया वही रखा गया है जो पहले की बस का किराया था, मतलब किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए यह बस जो है ये यात्रियों के लिए काफी सस्ती है, सुलभ है और सुरक्षित है, आधुनिक भी है। जी, इसमें हर जगह बस में देख रहे हैं सीएनजी ग्रीन बस लिखा हुआ है, ये एक बड़ा संदेश भी दे रहा है, कितना कारगर होगा ये प्रदूषण मुक्त समाज के लिए। हम लोगों ने पूरे ग्रीन बस को ही हम लोगों ने इसको रखा है कि ग्रीन जल जीवन हरियाली का भी लक्ष्य है और ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रदूषण मुक्त पटना बनाना। यानी डीजल बसें जो आपकी चल रही हैं उसको क्या करेंगे? आज से पटना में कोई भी सरकारी डीजल बस नहीं चलेगी। 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक टिकट है। टिकट कटाएंगे तो आप बस में सवार होंगे, वरना आप सफर नहीं कर सकेंगे। तो पूरी सुविधाओं की मॉनिटरिंग हो रही है और आज से सबसे बड़ी बात है कि पटना में जो सरकारी बस है जो डीजल युक्त थी वो आज से नहीं चलेंगी। आज से पटना में सिर्फ और सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें ही दौड़ लगाएंगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और मंत्री सम्राट चौधरी ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 लाभुकों को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी और उन्होंने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के 9 प्रखंडों में प्रत्येक में 2-2 के हिसाब से 18 एम्बुलेंस देने की योजना है। आज बिहार में 350 लाभुकों को एम्बुलेंस दिया गया है। कोविड संक्रमण के कारण सरकार ने एक विशेष निर्णय लिया कि इस योजना में अगर कोई एम्बुलेंस लेना चाहते हैं तो उन्हें ये भी सुविधा दी गई है। और मुझे खुशी है कि जिला पदाधिकारी मुंगेर ने प्रोत्साहित करके एम्बुलेंस खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे कि समाज के ऐसे वर्ग जो अचानक उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए अचानक जाना पड़ता है। सोमवार से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। जवानों को बताया जा रहा है कि सत्र के दौरान विधायकों और विधान पार्षदों से कैसा व्यवहार किया जाएगा। और बता दें कि बजट सत्र के दौरान सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अब लोग काफी जागरूक दिख रहे हैं और बेहिचक सेंटर पर आकर वैक्सीन ले रहे हैं। पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक में रोज लंबी कतारें लगती हैं और लोग बेहिचक वैक्सीन ले रहे हैं। लोगों से बातचीत की न्यूज 18 के संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार बढ़ रही है तो लोग भी अब जागरूक दिख रहे हैं। राजधानी पटना की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं हों या फिर पुरुष हों वो कतारबद्ध हैं। यानी सुबह से रात तक यही तस्वीर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो जागरूकता की कमी थी वो अब कमी दूर हो गई है। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है और लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं। तो हम जरा बात करते हैं कि आखिर कितना जरूरी है वैक्सीन लेना। मैडम, वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। वैक्सीन अगर हम ना लेंगे तो पूरे परिवार के लोग को हम ही ना केयर कर रहे हैं। पूरे परिवार में हम केयर करने वाले हैं, तो हम अपना ख्याल खुद रखेंगे तब ना बड़े लोग का भी ख्याल रखेंगे। लोगों को जानकारी शायद कम होती है। सोचे थे कि सबसे पहले हम अपने मदर को और पापा का दिलवाएंगे, तभी दिलवाएंगे। देखिए इतना दिन इसीलिए हुआ। मेरी माँ और मेरे पापा गाँव रहते हैं, कल आए हैं और आज लेकर आए हैं। कोई हिचक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत एसेंशियल है वैक्सीन, ताकि हम लोग सब सुरक्षित रह सके, सेफ रह सके। प्रयास कीजिए, अगर आपके आसपास भी मोहल्ले में, घरों में अगर कोई बचे हुए हैं जो टीका नहीं लिए हैं, उनको आप इसी तरह से आप वैक्सीनेशन केंद्र पर जरूर लाइए और वैक्सीन दिलवाइए। क्योंकि तीसरी लहर से पहले अगर आप वैक्सीन लिए हैं तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित रहेंगे, वरना आप संक्रमण को आमंत्रण दे रहे हैं। कैमरामैन मनीष जोनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना के असर को कम करने के लिए राज्य सरकार में वैक्सीनेशन की मुहिम चला रही है और सरकार अपने स्तर से वो हर प्रयास कर रही है जिससे कि अधिक से अधिक लोग टीका लगा सके। राज्य में सरकारी कार्यालयों में लोगों के लिए 100% टीका अनिवार्य किया गया है। पटना नगर निगम ने भी 100% टीकाकरण का अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया है। हालांकि अभी तक पटना नगर निगम में मात्र 70% कर्मचारियों ने ही टीका लिया है। बाकी बचे 30% कर्मचारियों ने विभाग के लिए सख्त है। आप देखिए 80% के आसपास हमारा वैक्सीनेशन आपके कर्मियों का हो गया। जो बचे हुए 20% लोग हैं, तो हमारा प्रयास है कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर में जो है हमारा एक व्यक्ति, चूँकि उसको हाउस टू हाउस सर्विस देना होता है, हर कर्मचारी जो है कि लोगों से जुड़ा हुआ होता है, तो एक संभावना होती है या तो हमारे कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं तो उससे लोग संक्रमित होंगे, या लोग संक्रमित हैं तो उससे हमारे कर्मचारी संक्रमित होंगे। तो हम लोगों ने इस बात के लिए बाकी लोगों को बताया भी है, अपने कर्मियों को भी बताया। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में कुल 18 बच्चे अनाथ हुए। इन सभी बच्चों की आयु 18 साल होने तक सरकार की ओर से उन्हें 1500 रुपए प्रति महीने की आर्थिक मदद की जाएगी। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि अनाथ हुए 18 बच्चों में पटना के एक ही परिवार के 3 बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। कुल 18 बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं और या तो उनकी माता या पिता में से कोई एक की मृत्यु कोरोना से हुई है और उसमें से कोई एक की मृत्यु पहले से भी किसी भी कारण से हुई हो। तो ऐसे बच्चे को हम लोग चिन्हित करके जो 18 बच्चे हैं अभी
उनको हम लोग बाल सहायता योजना जो राज्य सरकार की योजना है, जिसके तहत हम लोग 1,500 की राशि प्रत्येक माह देंगे 18 वर्ष तक। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और अस्पतालों में तैयारी तेजी से चल रही है। इसी कड़ी में पीएमसीएच के आरएसबी वार्ड में 100 बेड का वार्ड तैयार हो चुका है और 100 बेड और लगाए जा रहे हैं। कुल 25 बेड का आईसीयू भी बनाया गया है। अस्पताल का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता रजनीश कुमार ने। की तीसरी लहर को लेकर सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच तैयार हो चुका है। एक तरफ जहां आईसीयू बेड तैयार कर लिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ जनरल वार्ड में भी बेड लगा दिए गए हैं। तो ये देखिए आरएसबी ब्लॉक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तीसरी लहर से पहले यहाँ पर सभी बेड और देख सकते हैं कि मॉनिटर और मशीनें यहाँ पर लगा दी गई है। यानी अगर किसी तरह के संक्रमण की शिकायत आती है तो पीएमसीएच तैयार है मरीजों को भर्ती करने के लिए। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आरएसबी वार्ड है, यहाँ पर वयस्कों को एडमिट किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो शिशु वार्ड है, जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है, वहां पर भी अलग से बच्चों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। निक्कू और पिक्कू में जो है बेड लगाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से सबसे पहले अगर तैयारी की बात करेंगे तो पीएमसीएच ही तैयार हुआ है। और ये तमाम जो बेड आप देख पा रहे हैं, बेड लग गए हैं और सभी मशीनें यहाँ पर लगी हुई है। ये आईसीयू वार्ड की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ठीक इसके बगल में जनरल वार्ड भी तैयार किया गया है। यानी 25 बेड का यहाँ पर आईसीयू है, तो बाकी जो 75 बेड है वो जनरल वार्ड है। हम जरा यहाँ के अधीक्षक हैं डॉक्टर आईएस ठाकुर, उनसे बात करते हैं। सर, तीसरी लहर को लेकर देखा जा रहा है कि बेड लग चुके हैं, कुल कितने काम हुए और कितना बाकी है? एक्चुअली तीसरी लहर के लिए हम लोग यहाँ पर 100 बेड 107 बेड करीब हम लोग रिजर्व करके रखे हुए हैं। इसमें 25 बेड पर आईसीयू है, इसमें वेंट, मॉनिटर, सब नेजल कैनुला वगैरह जितना भी है सब चीज हमारा तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग 100 बेड इसके ऊपर, एक तो 100 बेड नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पर है, और इसके ऊपर भी हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन लगा लिया है। और अगर जरूरत पड़ेगा तो 100 बेड मेरा ऊपर भी तैयार है। मतलब 200 बेड मोर देन 200 अभी ऑलरेडी तैयार है। जहां तक थर्ड वेव का है, बच्चे का की बात है, तो 60 बेड का वहां तैयारी चल रहा है, ऑक्सीजन पाइपलाइन लग रहा है। अगर जरूरत हुआ तो टोटल मेडिकल पेडियाट्रिक्स वार्ड को हम कोरोना वार्ड में कन्वर्ट कर देंगे। पीएमसीएच अधीक्षक की अगर माने तो 600 बेड कैपेसिटी बनाने की तैयारी चल रही है। यानी अगर बड़ी संख्या में भी मरीज अगर भर्ती होने के लिए आएंगे तो पीएमसीएच उन्हें भर्ती लेगा, ना कि वापस लौटाएगा। जाहिर है पीएमसीएच के साथ साथ जो बाकी बड़े अस्पताल हैं वहां भी इसी प्रकार से तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही वहां पर तमाम व्यवस्था मुकम्मल कर ली जाएगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर बगहा से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शिकार के लिए गए 5 शिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शिकारियों के पास से जाल और धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। सभी शिकारी चिवटाहा वन क्षेत्र के जंगल में शिकार के लिए गए थे। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर 5 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी आदिवासी समाज के हैं, जो जंगल से सटे गांव के रहने वाले हैं। वन विभाग ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा को शराब माफियाओं से जान का खतरा है। उन्होंने आईजी सिक्योरिटी को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके पास केवल 3 गार्ड्स हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से नाकाफी है। अजीत शर्मा ने कहा कि अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती है तो वे सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर अपने लिए सुरक्षा की मांग करेंगे। अजीत शर्मा से बातचीत की न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार ने। विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा जी ने आईजी सिक्योरिटी को एक पत्र लिखा है और उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। हम उनसे सीधे तौर पे बात कर लेते हैं कि आखिर किस वजह से उन्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ गई है। आपने पत्र लिखा है आईजी सिक्योरिटी को, क्या डिमांड की है आपने? देखिए, चूंकि मैंने ये जो शराब माफिया, चूंकि मैंने आवाज उठाई थी सदन में पिछले बार कि हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर के आपको शराब मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर जो शराब बेचने का काम कर रहे हैं उनको तो लग रहा है कि हमने कहा है कि शराब का आप दुगनी तिगुनी कीमत करके आप खोलिए और उससे जो राजस्व आता है कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री उसका जवाब भी सदन में दूसरे तरह से दे रहे थे। निश्चित तौर पर जब ये शराब खुल जाएगा तो जो माफिया हैं उनको परेशानी, जो करोड़ों कमा रहे हैं, जैसे आज बालू खनन में भी वही चीज हो रहा है,
तो मुझे कुछ बातें पता चला था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो भागलपुर में तो चलिए जनता मेरे साथ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं 27 हार्डिंग रोड में हमको शिफ्ट होना है। आज मैं पूजा किया हूँ, आज हम घुस जाएंगे। निश्चित तौर पर यहाँ सिक्योरिटी की जरूरत होगी। आग्रह कि सरकार को निर्णय लेना है कि हमारे जान की सुरक्षा वो कैसे करेंगे, इसलिए मैंने पत्र लिखा है। चाहिए उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सीएम से भी वो मुलाकात करेंगे और शराब माफियाओं ने जिस तरीके से हाल के दिनों में कॉन्स्पिरेसी रची है, इन तक जो बातें आई हैं उसके मद्देनजर ये अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पुणे के बायसी अनुमंडल के कई गांवों में नदियों का कटाव जारी है। बायसी के मड़वा गांव में महानंदा नदी के तेज कटाव से बचने के लिए लोग खुद बांस की बल्ली डालकर कटाव रोकने का काम कर रहे हैं। यहां नदी का कटाव काफी तेजी से हो रहा है, जिसके कारण कई घर अब तक नदी में कटकर समा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई काम नहीं हुआ है। पब्लिक तो यहाँ मर रहा है। 5000 घर चला गया नदी से, मानवता से 5000 घर काट दिया। ये सरकार नहीं देखता है। 3 बार बोरा दिया, चला गया। पत्थर देना होगा तब टिकेगा यहाँ, नहीं पत्थर देने से पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हम लोग बांस मांग करके चंदा के रूप से हम लोग महानंदा के किनारे में डाले हैं। तब लोग हम लोग बाल बच्चा लेकर के हम लोग सुरक्षित अभी हैं और हम लोगों का खाने का सहारा नहीं है। हम लोग का कुछ मदद कीजिए। एक ठेकेदार है या कोई है डेगरवा साइड का, वो आया था और यहाँ के कुछ आदमी को बोल करके गया कि बांस बले ढूर करके रखो, लेकिन ढूर करके रखे है, सब कुछ किया है, लेकिन वो आता ही नहीं कि हम लोग कुछ करें। महानंदा 4 दिन से जो है मतलब कटाव जारी हुआ है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार जनता के साथ में दोहरी नीति कर रहा है और साथ साथ विभाग के पदाधिकारी, बाढ़ प्रबंधक के पदाधिकारी का उदासीनता कहिए, ये वर्ड नहीं तो मनमानी कहिए। MP साहब, MLA साहब दोनों कहे कि फ्लड फाइटिंग का कार्य होगा, लेकिन फ्लड फाइटिंग का कार्य अब तक नहीं हुआ। और संवेदक का जो है कुछ लोग आए और बांस का कीमत सुन करके वो चले गए।